छात्रों, यशस्वी भव में आप सबका स्वागत है। पूरक पठन के अगले 3 पाठों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करने वाले हैं। पाठ चौथा जो है पूरक पठन का, जिसका नाम है 3 पीढ़ी का राज्य, यह भारत की लोक कथा है। अभी तक हमने 2 भारत की लोक कथाएं पहली भी देख ली है। अब यह तीसरी लोक कथा है जो भारत से ही निगडित है, भारत की लोक कथा है। इसमें एक दयालु न्यायप्रिय राजा था। उसे इतना मालूम था कि अपना राज्य सबसे सुंदर है। सबसे पूछकर या सभी से उसे पता चला था कि उसका राज्य बहुत ही सुंदर है। इसके कारण उसे अभिमान हो गया। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न आया कि उसके पिता और दादाजी का राज कैसा था। वह जानने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई। अभिमान तो हो ही चुका था, लेकिन सोच रहा था कि उसके पिता और उसके दादाजी के राज्य में हालात कैसे थे। क्या उनका राज्य उससे ज्यादा सुंदर था या कैसा था। दरबारियों को उसने जब पूछा कि इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं, तो दरबारियों ने कहा कि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, हमने उनका राज्य कहाँ देखा है। हाँ, लेकिन पश्चिम की पहाड़ी पर एक साधु महाराज रहते हैं। और वे कैसे हैं साधु जी? वितरागी है और लोभ मानस से परे है। मतलब उन्हें लोभ मोह माया कुछ भी नहीं है। सारी इन बातों से वे परे है, वंचित है, दूर है। तो आप चाहिए तो आप उनसे जाकर पूछ सकते हैं। तो बात वही हो गई। राजा दरबारियों के साथ उस साधु महात्मा के पास पहुंचे। साधु महाराज ने कहा कि मैं तो ऐसे नहीं बता सकता कि किसका राज्य कैसा था, लेकिन हाँ, तुम्हें एक घटना या एक कहानी जरूर सुना सकता हूँ। फिर साधु जी ने बताया, लेकिन बताने के पहले उसने कहा कि जो भी मैं बात आपसे करूँगा, तुम्हें कहूँगा, उसके बाद निर्णय तो तुम्हें खुद लेना है कि किसका राज्य सबसे अधिक सुंदर और प्रसन्न था। उसने कहा कि तुम्हारे पितामह के राज्य में एक किसान था। उस किसान के पास जमीन तो थी, लेकिन उससे खेतीबाड़ी हो नहीं रही थी। उसको मदद करने वाला भी कोई नहीं था। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं मेरी खेती दूसरे किसान को दे दूं। उसने दूसरे किसान को अपनी जमीन दे दी, लेकिन उसको वह जमीन देने के बावजूद भी उस खेती में वह उसकी मदद किया करता था, काम किया करता था, मेहनत किया करता था। ऐसे करते करते उसने देखा कि दोनों मिलकर काम तो कर रहे थे, लेकिन दूसरा किसान, जब उसने इस किसान के पास से जो खेती ली थी, उसमें काम करते वक्त उसे एक अशर्फियों का कलश मिल गया। वह जमाना देखिए कैसे था। मैंने आपको बताया कि समकालीन परिस्थिति का प्रभाव रहता है, कुछ ऐतिहासिक बातें होते हैं। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि उस वक्त के लोगों का स्वभाव कैसा था। दूसरे किसान को जब पता चला कि अशर्फियों का खजाना उसे लग गया है, अशर्फियों से भरा हुआ कलश उसे मिला है, उसे लगा यह तो कहीं मेरी अमानत है नहीं, यह तो पहले किसान की है, उसे लौटा देनी चाहिए। इसलिए वो पहले किसान के पास गया और उसे कहा कि देखो, तुम्हारे जमीन में मुझे यह अशर्फियों से भरा हुआ कलश मिल गया। उसने कहा कि अब मैं मेरी जमीन तो तुम्हें दे चुका हूँ, तो यह अशर्फियों से भरा हुआ कलश भी तुम्हारा ही है। लेकिन दोनों भी अपने सिद्धांतों के पक्के थे। दोनों ने सोचा कि यह तो हो नहीं सकता। दोनों गए राजा के पास। फिर राजा ने भी कहा कि ये तो जमीन सभी की है, इस पर मेरा भी कुछ ये नहीं है। तुम्हारी जमीन तुमने उसको दी, उसके जमीन में तुम्हें ये सारी बातें मिली, लेकिन इसका राज्य से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको जो करना है वो करो। फिर दूसरे किसान ने क्या किया, जिस जगह में उसे उस अशर्फियों का कलश मिला था, उसी जगह पर उसने जाकर फिर से उसे गाड़ दिया, ताकि वो खुद भी उसका भोग नहीं लेना चाहता था। पहले किसान ने तो कहा था कि तुम्हारे खेती, मैंने अभी मेरी खेती तुम्हें सौंप दी है, मेरा उससे कोई ताल्लुकात है नहीं। यह तो बात हुई वहां तक की। जब राजा ने कहा
यह बात जब साधु महात्मा के मुंह से राजा ने सुनी तो राजा ने कहा कि हो सकता है मेरे पिता नासमझ थे, उन्होंने जनता की सुविधा को नहीं समझा। अगर वे चाहते तो जनता की सुविधा के लिए उस कलश की अवसरफियों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। साधु ने कहा, साधु ने जो बात की बच्चों वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधु ने कहा कि उस जमाने में सब कुछ चीजें मुफ्त में मिला करती थी, सभी और अच्छा माहौल था, सारे राम राज्य की तरह रह रहे थे, किसी को किसी से कुछ लेने देने की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी चीजें मुफ्त में थी। लेकिन मुफ्त में थी इसका मतलब यह नहीं कि परिश्रम को उतना ही महत्व था। परिश्रम के जोर पर सारी बातें उस वक्त भी हुआ करती थी। बात ऐसी हुई, कुछ समय पश्चात परिश्रम की कमाई खाने वाले ये जो जमाना था, उसके बाद दोनों किसान मर गए, पितामह भी मर गए। फिर राजा से उस साधु महाराज ने कहा कि फिर तुम्हारे पिताजी का राज आया। अब दोनों किसानों के बेटे राजा के पास गए। पहले किसान का बेटा दूसरे किसान के पास गया और कहने लगा कि वह कलश मुझे दो, क्योंकि मेरे पिताजी के खेत में तुम्हें मिला था। अब मैंने बताया आपको, हालात बदल गए, सामाजिक परिस्थितियां बदल गई, लोगों की नीयत बदल गई। दूसरे ने कहा अब उसमें तुम्हारे पिता ने दी हुई बात का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि अब वो मुझे मिल गया, वो मेरे खेत में है, वो मेरा है। तात्पर्य हुआ कि दोनों में फिर से झगड़ा होने लगा। इसका नतीजा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नैतिक ह्रास, अधपतन की बात, समाज में बिगड़ते हालात नजर आने लगे, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। यही बात आगे चलकर पता चल जाती है, जहां पर वो कहते हैं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन हमें अपने ओर से मेहनत करनी चाहिए। इतना ही नहीं तो नैतिक पतन से दूर रहना बिल्कुल ही आवश्यक है। अब राजा के लिए उसने बात कह दी कि अब तुम्हारे राज्य में तो कानून आ गए हैं, अदालत आ गई है, इतनी सारी बातें आ गई, कई नियम तुमने बनाए हैं, कई कारागृह तुमने बनाए हैं, कितने कायदे तुमने बनाए हैं। अब तुम ही सोचो, तुम्हें ही निर्णय करना है कि सचमुच किसका राज्य सबसे अधिक सुंदर और अच्छा था। ये सारी बातें सुनकर राजा को पश्चाताप हुआ। और फिर आगे क्या हुआ आप उस कहानी में पढ़ेंगे, और उतना ही कहानी में नहीं पढ़ेंगे तो यशस्वी भव के आज के इस पूरक पठन के पाठ्यांश में, जहाँ पर मैंने ये सारी बातें विस्तृत रूप में दी गई है, उसे आज हिंदी संपूर्ण के लेखांक में आप पढ़ने वाले हैं, उसका अभ्यास आप करने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं अब दूसरे पूरक पठन के पाठ की ओर, जिस लोक कथा का नाम है काठ के जूते। यह जापानी लोक कथा है। रूस की कथा हमने देखी, भारत की तो 3-3 लोक कथाएं हमने देखी। अब यह जापान की कथा है, जिसका शीर्षक ही है काठ के जूते। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमें देखनी है कि यह दूसरे विदेश की यह कथा है। उस विदेश में किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, उनके स्वभाव कैसे हैं, इसकी भी थोड़ी सी झलक इस पाठ में हमें मिलती है। निप्पन नाम का एक राज्य था। वहां पर मासामु नाम का एक प्रतापी राजा था। उस वक्त का समय और माहौल ऐसा था, ठंडी का मौसम था। अब ठंडी के मौसम में वहां के लोग चमड़ों के जूते नहीं पहनते थे। चमड़ों के जूते के बजाय वे काठ के बने हुए जूते पहनते थे। अब ये जो काठ के बने जूते जो थे, काठ के बने जूतों से उनकी ठंडी से रक्षा हुआ करती थी। जिन्हें इन काठ के जूतों को गेंटा कहा करते थे। जिन्हें गेटा कहा करते थे। गेटा का मतलब है कि वही काठ के जूते। उसे पहनकर, बात ऐसी थी कि लोग उसे पहनकर कमरे में प्रवेश नहीं किया करते थे। कमरे में प्रवेश करने के पहले इस गेटे को वे उतार कर रख दिया करते थे। यहाँ पर हेईशिरो नाम का मासूमा का एक सेवक था, जो उसके साथ हमेशा तत्पर रहता था। हेईशिरो उसका सेवक था, जो मासामु के जूतों की देखभाल का काम किया करता था।
अनेक कामों में से एक बात जो थी कि उसके जूतों की रक्षा करना, वो देखभाल का काम करता था। एक दिन ऐसे हुआ कि महाराज किसी कारणवश कमरे में प्रवेश करने के लिए गए। उन्होंने जूते तो बाहर उतार कर रखे थे, लेकिन हेइशिरो इतना अच्छा सेवक था, उसे लगा कि ये कड़ाके की ठंडी में अपने महाराज के जूते ठंडे न पड़े, भीग न जाए, इसलिए उसने सोचा कि ये कैसे सूखे रुखे रहेंगे, सूखे ही रहने चाहिए महाराज के जूते। इसलिए उसने अपने कपड़े में उन जूतों को लपेट लिया, ढककर रख दिया। जब मासामू कमरे से बाहर आए और उन्होंने देखे कि बाकी सभी लोगों के जूते भीगे हुए थे और उसी के जूते केवल गर्म और सूखे नजर आए, उन्हें लगा कि हो सकता है या तो इसने इसका इस्तेमाल किया है या इस पर हेइशिरो बैठा हुआ है। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। मासामू जितना प्रतापी राजा था उतना ही इतना गुस्सैल हो गया, आग बबूला हो गया, आग से तितर बितर हो गया, पसीने से तरबतर हो गया और उसने हेइशिरो को इतना मारा पीटा, इतना उसको केवल मारा पीटा ही नहीं तो गुनहगार मानकर उसकी इतनी पिटाई की कि वो अंतोगत्वा बेहोश पड़ गया। पूरा बदन उसका दर्द करने लगा। दूसरे दिन जब हेइशिरो बेहोशी से जाग उठा तो उसके मन में प्रतिशोध की भावना निर्माण हुई थी। प्रतिशोध अर्थात बदला लेने की भावना। बदले की भावना से वो बहुत ही अस्वस्थ हो गया था। वो सोच रहा था अभी कैसे भी करके मुझे मासामू का बदला लेना ही है। कई विचार करने के पश्चात उसे लगा कि अगर वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है, संन्यास ले लेता है, तो इस मार्ग से वो मासामू का प्रतिशोध कर सकेगा। आगे चलकर वो संन्यास ग्रहण करता है, बौद्ध भिक्षु बन जाता है और वो इतना नाम कमा लेता है, बौद्ध भिक्षु बनकर सब जगह वो मशहूर हो जाता है। इतनी वो प्रसिद्धि पा लेता है कि सभी उसे जानना शुरू कर देते हैं एक बौद्ध भिक्षु के रूप में। बौद्ध भिक्षु के रूप में सब जगह जानते तो है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि सम्राट मिकाडो बीमार पड़ जाते। सब प्रकार की बातें उपचार करने के पश्चात भी जब कोई फल नजर नहीं आता है तो कोई उन्हें सुझाव देता है कि हमारे राज्य में एक बौद्ध भिक्षु है, उनको अगर दिखाए तो यह बात अच्छी होगी, कोई ना कोई उपाय इलाज तो जरूर मिल जाएगा। उन्हें पाचारण किया जाता है। बौद्ध भिक्षु तो असल में वो बौद्ध भिक्षु है ही नहीं, वो तो हेइशिरो था। उसके मन में भी एक खुशी की लहर दौड़ आती है। सोचता है कि चलो अब मेरी प्रतिशोध की भावना, अब उसका समय आया है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। जब वो वहां पर आ जाते हैं, वहां भवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है पता नहीं। जो कुछ उसने मन में सोचा था उसके विपरीत सारी बातें वहां पर घट जाती है। उसके मन की भावनाएं पूर्णतः बदल चुकी होती है। उसके मन में किसी के भी प्रतिशोध की भावना नहीं रहती, तो अच्छे विचार उसके दिल में जाग जाते हैं। वो उसकी जीवन के लिए, मिकाडो के जीवन के लिए प्रार्थना करने लगता है, भगवान से क्षमा याचना करने लगता है। कहता है कि मेरे हाथ में उतनी ही बात है जो मैं कर सकता हूँ, और वो उसी प्रकार की बात करता है। बात करने के पश्चात बात ऐसी हो जाती है कि सम्राट मिकाडो या अन्य लोगों के साथ यह मासूमा भी वहां पर रहता है, और मासूमा को लगता है कि जूते किस लिए यहाँ पर रखे गए हैं, किसके ये चरण है, पादुका के रूप में किसे रखा गया है। उनके मन में आशंका आ जाती है। वो गेसुके को पूछता है कि हेइशिरो को पूछता है कि यह किसके चरण हैं। तो सारी बातें हेइशिरो उन्हें बता देता है। जब मासूमा को इस बात का पता चल जाता है तो उसे अपने आप पर बड़ा पश्चाताप होता है कि किसी को बिना वजह से, बिना जाने कितनी उसकी पिटाई की थी, उसका एहसास उन्हें हो जाता है। अपने आप पर उन्हें बड़ा दुख होने लगता है कि इस प्रकार का व्यवहार करना जीवन में कितना बुरा है। तात्पर्य यह इस कहानी से हमें लेना है कि कभी भी किसी के साथ बर्ताव करते वक्त
इतने आपे से बाहर होकर किसी के भी साथ अपना गुस्सा उतार देना अच्छी बात नहीं होती। मन पर संयम रखना महत्वपूर्ण है। और एक बात इस पाठ से हमें सीखनी है कि प्रतिशोध की भावना हमारे दिल में भी जागती है। किसी ने अगर हमारा कुछ बुरा किया है तो उसके लिए हमारे मन में भी बुरे विचार आते हैं, लेकिन बुरे विचारों के साथ उसका आचरण करना गलत बात है, वो विकृति होती है। लेकिन हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि किसी के विचार कितने भी बुरे हो, लेकिन हमें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है, अच्छे मार्ग से ही क्रमण आगे चलकर करते रहना है। हमारे पाठ्य पुस्तक का अंतिम लोक कथा का जो पाठ है, जिसका नाम है निर्दयी राजा और सयानी बुढ़िया, यह भी एक जापान की कथा है। देखिए, हम आजकल देखते हैं कि हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उनकी बातें हमें अखरती है, उनसे हमें किसी भी चीज में संवाद करना, वार्तालाप करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सोचते हैं कि इनके तो सारे घिसे पीटे पुराने ख्याल हैं और हम आज के आधुनिक वैज्ञानिक जगत में हम जी रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। अब यह कथा जो है जापान में घटी हुई कथा है कि वहां पर जापान के सिनाने राज्य में एक घमंडी राजा था। अब यह जो सिनान राज्य जो था, उसमें यह जो घमंडी राजा था, एक दिन उसके मन में न जाने क्या आया, उसने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में 70 से अधिक उम्र वाले जितने भी लोग होंगे, जिस हर घर में जो भी 70 की उम्र पार कर चुका है, उन सारे बूढ़ों को घर से निकाल दिया जाए। अब देखिए परिणाम, सारे घर के लोग कितने दुखी हुए होंगे, जिनकी भावनाएं, जिन लोगों के साथ उनके रिश्ते बंधे हुए, उन सभी को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन फिर भी राजा का जो निर्णय था वह आज्ञा ही थी, और उस पर उन्होंने कहा था कि अगर किसी घर में कोई 70 के ऊपर का व्यक्ति दिखाई देगा तो उसको कठोर सजा दी जाएगी। इसलिए सारे डर के मारे, मन में इच्छा न होने के बावजूद भी अपने अपने घर के बड़े बूढ़ों को, 70 पार किए हुए लोगों को जंगल की तरफ लेकर छोड़ने जा रहे थे। इसी गांव में यह सारी बातें सोचकर पूरे गांव में शोर शराबा तहलका मचा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। गेसुके भी एक ग्रामवासी था, उसी गांव का एक रहने वाला था जिसका नाम था गेसुके। वह भी जंगल के और अपनी माँ को पीठ पर लिए जा रहा था, लेकिन क्या बात हुई मालूम नहीं। जंगल पर जाते वक्त उसकी माँ उसकी पीठ पर जो उसने रखा था, जाते वक्त दोनों ओर से पेड़ की टहनियां तोड़कर रास्ते में डालते जा रही थी। उसे भी यह देखकर लग रहा था कि इसका कारण क्या होगा। जंगल में जब आता है, पीठ पर से माँ को उतार देता है। माँ कहती है कि तुम्हारी जंगल से जाते वक्त रास्ता ढूंढने में तकलीफ न हो, इसलिए मैंने टहनियां डाल दी है। उसे बड़ा दुख होता है, गेसुके रोने लगता है और वो सोचता है चाहे कुछ भी हो, मैं तुरंत अपनी माँ को पीठ पर रखकर घर ले जाता हूँ। और वैसे वो वापस अपनी माँ को घर ले आता है। अब घर में रखना तो मुश्किल था, लेकिन घर के नीचे एक गुफा वो तैयार करता है। उस गुफा में माँ को वो चुपचाप से चोरी छुपे रख देता है। लेकिन इसका असर उस गांव में सभी और नजर आता है कि सारे ग्रामवासी दुखी है, कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा है, लोग सब चीजें भूल रहे हैं, कुछ भी करने को लोग तैयार नहीं है। जब इसका कारण राजा को पता चल जाता है तो राजा कहता है अच्छा, अरे भाई इसका भी कुछ दूसरा परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो कहता है कि ग्रामवासियों के लिए मैं एक शर्त रखता हूँ, अगर वो ग्रामवासी शर्त पूरी करते हैं तो मैं उन्हें इजाजत दूंगा कि अपने बुजुर्गों को आप घर लेकर आ सकते हैं। पहली शर्त वो रखता है कि आप जाकर, मतलब 3 प्रकार की शर्तें वो रखता है। एक एक शर्त रखते जाते हैं, लेकिन जो भी कोई शर्त रखी जाती है लोगों को पता नहीं चलता कि इसका सही उत्तर क्या है, किस प्रकार से इस पर मार्गदर्शन मिले। लेकिन जैसे गेसुके की माँ को पता चलता था कि राजा ने यह शर्त रखी है, गेसुके को वो कहती थी इस प्रकार से यह बात करो, राजा के सामने जाकर वो रस्सी जाकर पेश करो जिसमें राख लगाकर ले जाने वाले हो, या जो भी कुछ शर्त है। पहली बार वो लेकर जाता है, गेसुके के साथ सारे ग्रामवासी भी होते हैं। राजा को लगता है अरे यह बात कैसे हो सकती, कोई ना कोई इसके पीछे जरूर है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि गेसुके ने किसी को बताया हुआ ही नहीं रहता। दूसरे बार वो जब
जाते हैं, दूसरी शर्त राजा ने रखी रहती है कि 2 घोड़ी वहां पर रहती है, जिन 2 घोड़ियों में से पहचाना रहता है कि माँ कौन सी और बच्ची कौन सी है। अब उन्हें वो भी नहीं पता चल रहा कि कौन क्या है, कैसे है, सब विचार करते रहते हैं। गेसुके भी बैठा रहता है घर में, माँ से फिर एक बार उसे पता चल जाता है कि अरे तुम ऐसे करो, जो कुछ वो हल बताती है, वो हल करने के पश्चात वहां पर खाने की जो चीजें रखी रहती है, वो कहती है कि जो बच्ची होगी आकर खाने लगेगी, और जो उसकी माँ होगी वो खाने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी शर्त भी उसी प्रकार निकल जाती है। फिर तीसरी शर्त रखी जाती है। इसी प्रकार 2-3 शर्तें हो जाती है। फिर राजा को लगने लगता है कि यह सारी बातें कैसे हुई। गेसुके अंत में बता देता है कि इस सब में बात कौन सी है। जो राजा अभी तक घमंडी था, यह सारी बातें देखकर उसे पता ही नहीं चलता कि यह सारी कौन सी बातें हैं। तीसरी शर्त जब वो रखता है कि गेंद में एक छेद किया हुआ है, उस गेंद के छेद में से धागा भी पार कराना है, वो भी पार करा के लेकर आते हैं। राजा को पता नहीं चलता ये सारी बातें क्या है। गेसुके अंत में बता देता है कि इसके पीछे का राज क्या है। जरूर किसी बूढ़े का ही अधिकार होगा, उसने ये सारा मार्गदर्शन किया होगा। वो गेसुके उसके सामने बता देता है और कह देता है इस कथा का जो सार है, इस कथा से बोध जो होता है, तात्पर्य क्या है। लोग शरीर से बूढ़े जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनका अनुभव हमारे लिए जीवन भर काम देने वाला होता है। इसलिए बुजुर्गों को घर से बाहर निकालना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस कथा का तात्पर्य यहाँ तो कथा में तो बताया ही गया, लेकिन हमारे लिए जीवन में भी यह महत्वपूर्ण है कि बूढ़े शरीर से कमजोर जरूर होते हैं, पर उनके पास जीवन भर के अच्छे बुरे अनुभवों का अपार खजाना होता है, और वही खजाना अगले पीढ़ी के लिए एक नींव के रूप में होता है। अपनी नींव, अपना फाउंडेशन के लिए यह सारी बातें, उनके अनुभव हमारे लिए मार्गदर्शन के तौर पर होते हैं। राजा को गलती का एहसास हो जाता है, और यही बात महत्वपूर्ण है कि बूढ़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों के ज्ञान का हमें आदर भी करना चाहिए। सारे बुजुर्ग या बूढ़े इस प्रकार के नहीं होते कि जीवन में इनका कोई मोल नहीं होता। छात्रों, ये सारी कहानियां तो केवल पढ़ने लिखने के लिए तो है नहीं। हमारे जीवन में भी आजकल हम देखते हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं, प्रसार माध्यमों से जान लेते हैं कि कई घरों में ऐसी कुछ संकट की बातें हो जाती है। बुजुर्गों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कोई भी कथा, पाठ्य पुस्तक का कोई भी पाठ केवल पढ़ने लिखने और अंक हासिल करने के लिए नहीं, तो जीवन में हमारे लिए, अपने आप के लिए एक आदर्श के रूप में, अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए, ऊंचा आदर्श व्यक्तित्व तैयार करने के लिए ये सारे पाठ, नैतिक मूल्य, संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए केवल पाठ पढ़ लिया, कक्षा में या प्रश्न पत्र में अच्छे अंक आए, मेरिट में ही आए, इससे हमारा जीवन तो सफल नहीं होता। उसके लिए नैतिक मूल्य तथा हमारे जीवन में सबके साथ की जो दृष्टि है वो एक तरीके से होनी चाहिए, तभी हम आगे चलकर जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। छात्रों, यह सारी बातें तो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन यह सारी बातें मैंने वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा के रूप में की हुई है। इसके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी आपको उस लेखमाला में मिलने वाली है। जो लेखमाला आपके सामने अभी है, उसे आप ठीक से पढ़ने वाले हैं, और केवल नहीं पढ़ेंगे तो उसकी अधिक से अधिक पाठ्य की चर्चा, पाठ को पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, क्योंकि पूरक पठन के सारे पाठों पर केवल बड़े दीर्घोत्तरी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे नहीं जाते। तो आपको सारे बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, या इन पूरक पठन के पाठों पर प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, या फिर उस पाठ का सारांश लेखन करना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि अब आपकी पूरक पठन की सारी तैयारी आप जोर शोर से शुरू करेंगे। वीडियो के माध्यम से तो सारी बातें आपके सामने है, लेखमाला के माध्यम से भी है, और फिर भी कुछ शंका कुशंकाएं आपको है, तो आप कभी भी अपने मन की शंका कुशंकाएं हमें loksatta.com पर पूछ सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे।